बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम काइनेमेटिक्स की डिस्कशन करेंगे। काइनेमेटिक्स ग्रीक वर्ड काइनेसिस से निकला है, जिसका मतलब मोशन होता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करेंगे और एक कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट की मोशन किस तरह से, मतलब हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। उसकी कॉज ऑफ मोशन क्या है, ये हम काइनेमेटिक्स में नहीं, डायनामिक्स में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है। जैसे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं तो उसकी पोजीशन का हमें पता होना बड़ा जरूरी होता है, और पोजीशन हम किसी स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बात करूं कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर के फासले पर हूँ, तो इसका मतलब मेरा ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इस्लामाबाद है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं कि उस वक्त उसकी क्या पोजीशन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। दूसरा, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब पोजीशन टाइम के रिलेटिवली चेंज हो रही होती है तो हम उसे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर x इंटू टी लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसका ये मतलब है कि पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है। यानी कि टाइम 0 पर इसकी एक पोजीशन थी, तो टाइम जब t होगा तो इसकी दूसरी पोजीशन होगी। इसको हम आगे मजीद समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यही है कि पोजीशन टाइम के साथ 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 चेंज हो रही है। चलते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट is defined as a change in the position of an object. डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर जो चेंज होती है उसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर है, इसकी ये एक पोजीशन है और फिर इस पोजीशन पर जाता है, तो ये जो चेंज आया है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये जो डेल्टा आर है ये हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह हम आगे चलें, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की गई है कि अगर t1 पर, जैसे हमने पोजीशन को टाइम के फंक्शन के तौर पर लिखा है, इस तरह अगर इसको डिनोट करने की कोशिश करें तो अगर t1 पर उसकी एक पोजीशन थी, x पोजीशन थी, और इसकी जो t2 पर पोजीशन होगी, इन दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे, और फिर जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। यानी डेल्टा x जो चेंज इन आया है, जो पोजीशन के अंदर चेंज आया है, वो फाइनल पोजीशन से आप जब इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास चेंज इन पोजीशन आ जाएगा। इसको हम समटाइम्स सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। एक और चीज याद रखने की जरूरत है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर और वेक्टर्स, वेक्टर्स का हमारा आगे टॉपिक है, इस लेक्चर में हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स किसे कहते हैं। खैर, ये ग्राफ है जिसके जरिए बताया गया है कि चेंज इन पोजीशन जो है वो किस तरह से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियली x1 ये पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, जब टाइम t1 था तो उसकी पोजीशन यहाँ पर थी, और जब टाइम t2 हुआ तो उसकी पोजीशन ये थी। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की, और ये हमारे पास फाइनल पोजीशन है। तो जो चेंज आएगा वो x2 माइनस x1 आएगा, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं x t2, यानी t2 पर जो पोजीशन है, और x t1 यानी कि जो t1 पर पोजीशन है। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चेंज आ जाएगा पोजीशन का। नेक्स्ट चलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी की डिस्कशन करते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर के अंदर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं, और वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की डिस्कशन करते हैं। स्पीड के फार्मूले से आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से हमारे पास आती है, और जो एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम से हमारे पास आती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो बुनियादी फर्क ये है, जैसे मैंने बात की थी, ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स की तरफ जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये है, एक ये है, और इसी तरह से बेशुमार रास्ते हम यहाँ से बना सकते हैं जो इन 2 पॉइंट्स की तरफ हमें लेकर जाए। ये जितने रास्ते हम बनाएंगे सारे डिस्टेंस है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट होगा, ये जो दरमियान वाला शॉर्टेस्ट हमारे पास है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो बुनियादी फर्क तो ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम डायरेक्शन को भी मेंशन करते हैं, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू होती है। इसलिए स्पीड के फॉर्मूले में
डिस्टेंस है और वेलोसिटी के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि जब हम किसी स्पेसिफिक मोमेंट की बात करते हैं, और जब हम स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम टाइम को अप्रोचिंग टू जीरो रखेंगे। यानी टाइम जीरो के बराबर तो नहीं है, लेकिन बहुत करीब वैल्यू है। मतलब ये 0.1 नहीं, 0.01, 0.0001 इतनी जितनी पॉसिबल लो वैल्यू है उसको रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं है। यहाँ पर दो ग्राफ हैं, इनसे एक्सप्लेन किया गया है। ये एक नॉर्मल वेलोसिटी का ग्राफ है जिसमें हमने y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को और x एक्सिस पे टाइम को शो किया। ये x1 पोजीशन है जो t1 पर है और ये x2 पोजीशन है जो t2 पर है, और ये इनके दरमियान की जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्लोप है बेसिकली, ये हमें वेलोसिटी देती है। इसके बाद ये जो दूसरा ग्राफ है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ है। इसके ऊपर जो टाइम इंटरवल आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल है, यानी अप्रोचिंग टू जीरो है। जीरो नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं है, बल्कि अप्रोचिंग टू जीरो है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहाँ आगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सेलरेशन पे, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। यानी टाइम के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी दो तरह से चेंज होती है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। तो अगर तो ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा हो, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो उसको हम नॉर्मली पॉजिटिव एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोइंग डाउन हो रहा हो, तो उसको हम डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस का फिर वही मतलब जो मैंने पहले बताया कि स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम। टाइम का एक स्पेसिफिक मोमेंट लेते हैं जहाँ पर टाइम तकरीबन अप्रोचेस टू जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं होता लेकिन जीरो के करीब करीब होता है। और ये यहाँ पर पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया जिसकी स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, और यहाँ पर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जिसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी। यहाँ पर y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को शो किया और x एक्सिस पर टाइम को। ये एक नॉर्मल ग्राफ है जिसमें v1 पोजीशन ये वेलोसिटी की पहली पोजीशन है जब हमने t1 टाइम लिया, फिर ये v2 पोजीशन वेलोसिटी की दूसरी वैल्यू है जो कि हमने टाइम की t2 वैल्यू पे लिया था, और इसकी जो स्लोप है ये हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन करेगी। ये दूसरा ग्राफ है, ये इंस्टेंटेनियस का है, और यहाँ पर टाइम देखिए, टाइम इंटरवल काफी स्मॉल है और जो टाइम इंटरवल है वो तकरीबन अप्रोचेस टू जीरो है। ये फार्मूला है, यही वेलोसिटी के अंदर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर टाइम अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ पर डेल्टा एक्स आ जाएगा और यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी फार्मूला इसी तरह बनाया जा सकता है। तो ये बड़ा सिंपल है कि लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी और डेल्टा टी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये हमारा फार्मूला हमारे सामने है। अगर वेलोसिटी का फार्मूला बनाना है तो वेलोसिटी लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। नेक्स्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो तब होगा जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो चेंज हो रही है वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो कांस्टेंटली हो रही है। यानी एक टाइम इंटरवल के अंदर जितना इंक्रीज या डिक्रीज है, अगले टाइम इंटरवल के अंदर सेम टाइम इंटरवल के अंदर उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। इसका मतलब है कि अगर पहले सेकंड के अंदर जो एक्शन आया, दूसरे सेकंड में भी उतना ही एक्सेलरेशन हमारे पास रहेगा। यानी जो वेलोसिटी का चेंज है वो उतना ही रहेगा, जितना पहले सेकंड के अंदर चेंज हुई वेलोसिटी, सेकंड सेकंड के अंदर भी उतनी ही चेंज होगी। अच्छा, इसकी डेरिवेशन से हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आते हैं। पहला, ये वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, यानी अगर आप जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी के लिए फार्मूला निकाला था, इसी तरह वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। टाइम टी एक्स ये एक्सेलरेशन और वी नॉट जो है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है,
और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v। इसी तरह अगर आपने डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन यहाँ पर देखना, तो अगर आपने आफ्टर टाइम t अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वो इस तरह से आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह अगर आपने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन देखना है तो यहाँ से बनाया जा सकता है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन आ गया। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एक एग्जांपल दी हुई है कि इमेजिन करें कि एक कार एक्सेलरेट हो रही है, पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर वो स्लो डाउन हो रही है, उसकी फिर डिक्रीज हुई है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। बेसिकली एग्जांपल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। अच्छा, एक्सेलरेशन में हमने जो बातें डिस्कस की उनको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बात, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तीसरी बात कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मिलते हैं, इक्वेशंस आती हैं जिनसे हम काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसके बाद आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, लेकिन वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिस्कस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस्लामाबाद से कराची या कराची से इस्लामाबाद का एक वेक्टर ड्रॉ करना है तो आप उसका ओरिजिन जो है वो कराची में रखेंगे और जो उसका ओरिजिन मतलब टेल उसकी कराची में होगी और उसका हेड जो होगा वो इस्लामाबाद में होगा। जैसे ये देखें, यहाँ पर अगर कराची है और यहाँ पर इस्लामाबाद है तो ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हम वेक्टर कहते हैं, जिसकी टेल जो है वो यहाँ पर कराची में है, उसका हेड जो है वो इस्लामाबाद में है। अब देखिए ये वेक्टर हमें दो चीज़ें बताएगा। पहली चीज़, कराची से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कराची से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और फिर जो डायरेक्शन है, यानी कराची से अगर हम इस्लामाबाद की तरफ डायरेक्शन लगाएं तो नॉर्थ होगी, साउथ होगी, ईस्ट होगी या वेस्ट होगी, ये हमारे पास वेक्टर दूसरी चीज़ हमें देगा। अच्छा, वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एक उसका एक्स कंपोनेंट और दूसरा उसका वाई कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, अगर ये जैसे मैंने वेक्टर बनाया तो इसका अगर एक वाई कंपोनेंट बनाए तो ये जो परपेंडिकुलर है ये जो है वाई कंपोनेंट आ गया और ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया। तो ये इसके दो कंपोनेंट यहाँ पर, ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, एक्स कंपोनेंट के लिए आर कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट के लिए आर साइन थीटा। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर आपने किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है तो पैथागोरस थ्योरम से आप उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बेसिकली पैथागोरस थ्योरम है। अब बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। तो वेक्टर्स को ऐड करने के बेशुमार तरीके हैं। अगर आपके पास वन डायमेंशनल वेक्टर्स हो तो वो तो बड़े सिंपली से ऐड हो जाएंगे, यानी अगर सेम डायरेक्शन में हो 10, एक वेक्टर में आपको बात करूँ कि एक वेक्टर 10 मीटर है, दूसरा भी 10 मीटर है और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और 20 मीटर बन जाएगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 हो जाएगा या नल वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम 2 डायमेंशंस की बात करें तो इसके बेशुमार तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है वेक्टर्स को ऐड करने का। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इन दो वेक्टर्स को अगर हमने ऐड करना है तो वेक्टर ए को आप रखेंगे यहाँ पर, दूसरा जो वेक्टर होगा ये इसकी हेड से शुरू होगा। ये वेक्टर का बेसिकली हेड होता है और ये टेल होती है, पहले मैं बता चुका हूँ। ये वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर आपने इसके हेड पे इस दूसरे वेक्टर की टेल रखनी है और इन दोनों को ऐड करना है। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर सी है, वो a प्लस बी से हमारे पास आता है। दूसरा मेथड वेक्टर्स को ऐड करने का पैरेललोग्राम मेथड है, जिसके अंदर आप सेम वेक्टर को उठाएंगे और उसको यहाँ पर आकर रख देंगे, दूसरे इस वेक्टर को उठाएंगे और इसका जो है ना सेम मैग्नीट्यूड आप चेंज नहीं करेंगे, सेम वेक्टर को आप ऑपोजिट साइड पे रख देंगे और जो डायगोनल होगा
वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तीसरा मेथड हमारे पास कंपोनेंट मेथड होता है, यानी आपके पास जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स बनाए और उन कंपोनेंट्स को फिर ऐड करें और उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालें। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए के हमने कंपोनेंट बनाए ए वाई और ए एक्स, इस तरह बी के कंपोनेंट बनाए बी वाई और बी एक्स। अब इन कंपोनेंट्स को ऐड किया ए एक्स बी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, ये हमारे पास आर एक्स है टोटल। और इस तरह ए वाई और बी वाई को ऐड किया तो हमारे पास आर वाई टोटल बन गया। तो जब ये आर एक्स और ये आर वाई है, इन दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, पहले वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर का हेड, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जो कि बेसिकली ए प्लस बी के बराबर है, जिनके हमने कंपोनेंट्स बनाकर ऐड किया था। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड है। इसके देखिए आर एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, और आर वाई क्या है, ए वाई बी वाई। इसकी अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो सेम फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। और इसकी डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला वो ये रहा, थीटा हमें डायरेक्शन बताएगा और इसका फार्मूला है टेन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस आर वाई ओवर आर एक्स। अभी हम इस टॉपिक की जो वेक्टर्स की हमने बात की है इसको समराइज कर दूं तो वेक्टर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। उसके बाद वेक्टर को हम कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करते हैं और उनको हम ग्राफिकली या पैरेललोग्राम मेथड या कंपोनेंट मेथड से हम उनको ऐड करते हैं। तीनों मेथड्स आपको समझा दी। आज का लेक्चर यही तक, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।